नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वरुण माथुर है। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और मैं मालवीय नगर सेक्टर 6 डिस्पेंसरी में कार्यरत हूँ और मेरी क्लिनिक मॉडल टाउन मालवीय नगर में है। आज जिस टॉपिक के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं बीलाल लैब्स के साथ, मैं सबसे पहले बीलाल लैब्स को थैंक यू करना चाहूँगा, उनकी टीम को, जो कि बहुत दिनों से इस सेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हर्ड इम्यूनिटी। आपने इस टॉपिक के बारे में इंटरनेट पे भी देखा होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा। तो सबसे पहले हर्ड इम्यूनिटी से जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी को जान के। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एक हमारा रेजिस्टेंस होता है बॉडी का। कोई भी एंटीजन, कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारे शरीर में आता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज, एक तरीके का प्रोटीन होता है, वो बनाती है और उसके सेल को या उस एंटीजन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे कि हमारा एक हार्ट का सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन का, ऐसे ही हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम का काम होता है कोई भी जो भी फॉरेन पार्टिकल आया हमारे शरीर के अंदर, उससे फाइट करना, उसको न्यूट्रलाइज करना। कोई कैंसर सेल नहीं बन पाए, अगर कैंसर सेल बन गया तो उसको भी डिस्ट्रॉय करना। ये मेजर 3 काम हमारे इम्यून सिस्टम के होते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। तो इम्यूनिटी 3 टाइप की होती है। इम्यूनिटी इन्नेट इम्यूनिटी होती है और सिमिलरली एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। अगर हम 2 मेजर भागों में देखें तो एक एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी में 2 चीजें होती हैं। एक एक्टिव इम्यूनिटी मतलब कोई भी इन्फेक्शन आया तो हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको रेस्पॉन्स किया, उसको ठीक किया। तो एक्टिव में 2 चीजें होती है। एक तो नेचुरल होती है, मान लीजिए हमारा किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से हमारा संक्रमण हुआ, तो उस संक्रमण के अगेंस्ट हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बना रहा है, तो ये नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आता है। सिमिलरली एक आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी भी होती है। आर्टिफिशियल में जैसे मान लीजिए हमें किसी ने वैक्सीन दे दिया, जैसे कोरोना वायरस है, उसकी वैक्सीन बन गई, उसका वैक्सीन हमें मिल गया, तो हमारी जो बॉडी है वो एक इनएक्टिव फॉर्म वैक्सीन के अंदर जो एंटीजन होता है उसको अंदर लेगी और हमारी बॉडी इम्यूनिटी बना लेगी उसके अगेंस्ट, और वो जो इन्फेक्शन है वो कभी भी हमारे को वापस नहीं होगा। अच्छा, एक्टिव के बाद एक पैसिव इम्यूनिटी होती है। पैसिव इम्यूनिटी यानी हम किसी और से लेते हैं जो इम्यूनिटी। तो इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में हो गया कि हमारी मदर जो है वो हम जब उनके गर्भ में रहते हैं तो हमें इम्यूनिटी दें, तो वो जो मटरनल एंटीबॉडीज होते हैं वो पैसिव में आते हैं। सिमिलरली आर्टिफिशियल अगर पैसिव की बात करें तो आपने नाम सुना होगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, सीरम्स, ये जो होते हैं ये पैसिव में आते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे जो टर्म होती है हर्ड इम्यूनिटी, उसके बारे में बात करेंगे। जो हर्ड है, हर्ड अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे तो हर्ड का मतलब होता है बहुत सारे एनिमल्स जो कि साथ रहते हैं और साथ खाना खाते हैं। मगर यहाँ हम जो हर्ड इम्यूनिटी टर्म यूज कर रहे हैं उसको हम एज अ फ्रेज ले रहे हैं। हर्ड, यहाँ हम एक पॉपुलेशन, एक समूह को रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो हर्ड इम्यूनिटी टोटलिटी का मतलब, फिनोमिनन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन हमारा वो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से संक्रमित होता है और उसके अगेंस्ट इम्यून हो जाता है। मतलब 70 to 80% अगर पॉपुलेशन हमारी मान लीजिए कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाती है, उसके अगेंस्ट वो इम्यून हो जाती है एंटीबॉडीज बना के, तो जो बाकी की 20 से 30% पॉपुलेशन है वो उसको एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन मिल जाएगा, एक इनडायरेक्ट हर्ड प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो जो संक्रमण की जो तीव्रता है, जो उसकी विरुलेंसी है, वो रुक जाएगी। जो संक्रमण है जो फैल रहा है तेजी से, वो रुक जाएगा। इस फिनोमिनन को हम हर्ड इम्यूनिटी बोल देते हैं। मान लीजिए आपके घर में 5 जने हैं, 5 में से अगर 4 जने घर के, उनको कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं, तो जो 5वां जना है उसको ऑटोमेटिकली हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी, क्योंकि वो जो इन्फेक्शन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसकी चेन टूट जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए करीबन आप ये मान के चलिए 70 से 90% पॉपुलेशन जो है उसको मतलब संक्रमित होना पड़ेगा, इम्यून होना पड़ेगा और ठीक होना पड़ेगा, तब जाके हर्ड इम्यूनिटी एज अ फिनोमिनन काम कर पाती है। अब हम बात करते हैं कुछ अलग इन्फेक्शंस की। 2 तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, एक होता है कंटेजियस, एक होते हैं इन्फेक्शियस। तो सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं वो कंटेजियस डिजीजेस नहीं होती। तो जो जैसे मान लीजिए टेटनस हो गया, तो टेटनस एक इन्फेक्शियस डिजीज है लेकिन वो कंटेजियस नहीं है। कंटेजियस मतलब वो फैल नहीं सकता एक आदमी से दूसरे आदमी। कंटेजियस डिजीजेस वो होती हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती हैं।
तो हम कुछ कंटेजियस डिजीजेस की बात करें तो मीजल्स, मम्प्स, वेरिसेला, चिकन पॉक्स, ये ऐसे कुछ कंटेजियस इन्फेक्शंस हैं जो कि किसी जमाने में यूएस में, इंडिया में बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते थे। इनसे जो लोग संक्रमित होते थे वो बहुत टाइम तक इनसे संक्रमित रहते थे, जल्दी से ठीक नहीं हो पाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने इनकी वैक्सीन बना ली, तो इनके जो आउटब्रेक हैं, बहुत सारे एक साथ जो अमाउंट में लोग मान लीजिए जैसे संक्रमित हो गए, उसको हम आउटब्रेक बोलते हैं। तो जो आउटब्रेक्स जो हैं वो अब धीरे धीरे, क्योंकि हम वैक्सीन हमें लग चुकी है इन 3-4 जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, कंटेजियस डिजीज है, तो इनकी वैक्सीन लगने के बाद अब हमारे जो आउटब्रेक्स हैं वो धीरे धीरे कम हो गए हैं। इनको हम ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, जो ये चारों पांचों, इनके अगेंस्ट अब हमने एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली। मतलब अब हम इजीली इन डिजीजेस के मतलब इनके साथ ससेप्टेबल नहीं होंगे, इनसे इजीली संक्रमित नहीं होंगे, क्योंकि अब ये इन्फेक्शन आगे नहीं फैल पा रहा है, इम्यून हो चुके हैं। कुछ जो अभी भी कुछ वैक्सीन जिनकी नहीं बनी है, कुछ जो कंटेजियस डिजीजेस हैं, उनके हम देखते हैं कि आउटब्रेक्स रेगुलरली होते रहते हैं। जैसे अभी डिज्नीलैंड में एक आउटब्रेक हुआ था, ऐसे इंडिया में भी काफी सारे आउटब्रेक होते रहते हैं। तो जब तक वैक्सीन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती, तब तक कुछ जो डिजीजेस हैं जिनके वैक्सीन नहीं बने हैं, उनके हम देखते हैं कि आउटब्रेक्स होते हैं। अच्छा, ये वायरसेस और जो फ्लूज होते हैं, ये जो फ्लू होते हैं, जैसे मान लीजिए स्वाइन फ्लू है या ये कोरोना वायरस है, तो इनके अंदर क्या है, इनका जो जीनोम टाइप होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कोरोना वायरस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव आरएनए मटेरियल है। उसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी हैं, उसमें लिपिड्स भी हैं। तो जो ये वायरस है, ये अपने आप में इनकी जो जीन है वो म्यूटेट करते हैं। म्यूटेशन मतलब ये और ताकतवर हो जाता है, ये अपना स्ट्रेन बदल लेता है। तो इनका जो एक्चुअल वैक्सीन है, अगर हम लगवा भी लेंगे तो भी ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारी वैक्सीन को भी अपडेट करना पड़ेगा, जब भी हम इनसे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी पा पाएंगे। अच्छा, एक टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि जो कोरोना वायरस है, इसके मतलब क्या क्या किस किस स्टेजेस में हमको अटैक कर सकता है और हम कैसे इससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो जो हर्ड इम्यूनिटी है कोरोना वायरस में, वो हमें दो तरीके से मिल सकती है। एक तो हमारी 70 to 80% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली इससे संक्रमित हो जाए, और संक्रमित होने के बाद हम एंटीबॉडीज बना लें। एंटीबॉडीज हमारे जो प्लाज्मा पोर्शन ऑफ द ब्लड होता है उसमें आ जाती है, और फिर जो बाकी 20-30% जो पॉपुलेशन है वो आगे से संक्रमित ना हो पाए। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है हमको बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन मिल जाए। अगर हमें वैक्सीन इसकी जल्दी मिल जाएगी तो हम लॉकडाउन प्लस अनलॉकडाउन दोनों को बैलेंस में साथ में चला सकते हैं। हम हमारा जो संक्रमित जो तीव्रता है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको भी साथ साथ इसके चला सकते हैं। तो इसमें हम 3 सिनेरियोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो है वो ये हो सकता है कि हम लोग बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग ना रखें, बिल्कुल हैंड हाइजीन पे ध्यान नहीं दें, बाहर निकलें। सिनेमा हॉल्स खुल गए हैं जैसे 8 तारीख से, तो मॉल्स खुल गए हैं, सिनेमा हॉल्स भी खुल जाएंगे जल्दी ही। तो हम बिल्कुल फ्री हो जाएं, बिल्कुल इसकी चिंता ना करें। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, एक साथ बहुत सारे जने, जो कि यूरोप में हमने अभी रिसेंटली देखा था, इटली में, स्पेन में, कि उन लोगों ने एक्चुअली लॉकडाउन का ढंग से पालन नहीं किया। तो जो वो पालन नहीं कर पाए उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग एक साथ संक्रमित हो गए। तो उससे क्या हुआ, उनका जो हेल्थ सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। उनके पास इतने बेड्स ही नहीं थे और इतने सारे पेशेंट एक साथ हॉस्पिटल्स में आ गए कि हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ओवरवेल्म हो गए। उनको समझ में नहीं आया कि हम एक साथ इतने मरीजों को टैकल कैसे करें, जो कि हम देख रहे हैं अब धीरे धीरे दिल्ली में, बॉम्बे में भी वैसे वैसे सिनेरियोज आ रहे हैं। न्यूयॉर्क में ऐसा सिनेरियो आया था। तो इसमें जो वर्स्ट सिनेरियो है वो लगभग ये है। बहुत अच्छा जो सबसे बेस्ट सिनेरियो हो सकता है, उसमें हम ये मान सकते हैं कि हम प्रॉपर्ली लॉकडाउन का फॉलो करें, ये देखें कि धीरे धीरे इन्फेक्शन जो है हम इसी पे मेंटेन रखें या इसको कम कर दें, और जैसे ही वैक्सीन आती है तब हम हमारे को वैक्सीन लगवा के और हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लें। मगर एक्चुअली जो ऑप्टिमम जो इम्यूनिटी हमको मिलेगी वो इसकी कहीं बीच में है। बीच में यानी हमें लॉकडाउन का भी पालन करना पड़ेगा, ऑफिसेज का भी देखना पड़ेगा, मतलब हमको कहीं बीच में रहना पड़ेगा, जब भी हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर पाएंगे। तो बेस्ट थिंग ये है कि हम लॉकडाउन का जो हमारी अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट है, जो उन्होंने हमें बता रखी है गाइडलाइंस, उनका फॉलो करें, अपने हैंड हाइजीन पे ध्यान दें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, स्ट्रेस नहीं लें। अगर आपको डायबिटीज, शुगर, बीपी है उसको आप कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आप हाई रिस्क जोन में आ जाएंगे। अगर आप उसको कंट्रोल रखेंगे तो आप लो रिस्क में कैटेगरी में रहेंगे।
तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारी जो भी हमको जो भी पहले से प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बीपी हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो, अस्थमा हो, और अलग जो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, उनको हमें हमारे को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हमें रेगुलर मेडिकेशन लेना पड़ेगा, हमारे डॉक्टर से टच में रहना पड़ेगा, स्ट्रेस नहीं लेना, प्रॉपर नींद लेना, अच्छी डाइट लेना, बैलेंस डाइट लेना, घर का खाना खाना, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना, 8 घंटे सोना, थोड़ा सा व्यायाम करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सब करके हम हमारी जो कोमॉर्बिडिटी फैक्टर्स हैं उनको हम कंट्रोल में रख सकते हैं और हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें बहुत प्रोलॉन्ग एफर्ट लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। इम्यूनिटी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 4 दिन में या 5 दिन में डेवलप कर लो। इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने शुगर लेवल और बीपी लेवल को कंट्रोल रखना पड़ेगा, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अगर हम बैलेंसली करेंगे तो हम धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे और इस कोरोना वायरस को हम हरा पाएंगे। अच्छा, कुछ जैसे कोरोना वायरस है, ये एक तरीके का पैंडेमिक है। पैंडेमिक का मतलब ये होता है कि एक जो इन्फेक्शन एक जगह से चालू हुआ हो, जैसे कि कोरोना वायरस है, ये चाइना के एक वुहान स्टेट से चालू हुआ और पूरे विश्व में फैला। तो कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज जो एक जगह से चालू होकर पूरे विश्व में फैलती है, इसको हम पैंडेमिक डिजीजेस में काउंट करते हैं। इसमें भी ये 4 टर्म होती हैं। एक होता है स्पोरैडिक, एक होता है एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है पैंडेमिक। इनके बारे में ब्रीफली मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जो स्पोरैडिक होता है वो जैसे लार्जली कोई एक एरिया, मान लीजिए जैसे मालवीय नगर जयपुर में एक एरिया हो गया, तो मालवीय नगर में कुछ 4-5 केसेस आ गए, तो वो स्पोरैडिक केसेस में आएगा। एंडेमिक हो गया, जैसे मान लो पूरी सिटी कवर हो गई, पूरी सिटी में केसेस आने लग गए, धीरे धीरे वो अदर सिटीज में गए, अदर स्टेट में गए। वो सब चीजें जो होती हैं वो हम एंडेमिक में मानते हैं। एंडेमिक हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जैसे मलेरिया मान लीजिए, जो अफ्रीका में हर साल होता है, हमको पता है वो हर साल होएगा, हम उसको कितनी उसमें डेथ्स होंगी, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, हमारी टीम्स बनेगी। तो एपिडेमिक जैसे मान लीजिए डेंगू हर साल हिंदुस्तान में होता है, डेंगू होता है, वो पूरे इंडिया में होता है, नॉर्थ में ज्यादा रहता है, थोड़ा साउथ में कम होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम कैसे उसको कंट्रोल करें, कितना उसका स्ट्रेन किस प्रकार का है, कैसे वो हमको अटैक कर रहा है, तो वो कैलकुलेट नहीं किया जाता। पैंडेमिक जैसे मैंने बताया, कोरोना वायरस हो गया जो एक जगह से स्टार्ट होके पूरे विश्व में सब जगह वो फैलता है। फिर हम बात करेंगे फाइनली कि आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस जो कि एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इस समय पूरे विश्व में फैली है। हम देख रहे हैं कि हर जान कीमती होती है, हम नहीं चाहेंगे कि एक भी जान इसकी वजह से जाए, तो पूरे विश्व को इसने अपने चपेट में ले रखा है। तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? तो क्या करने में यही है कि हमें वैक्सीन को डेवलप करना होगा। अब जो वैक्सीन की भी स्टेजेस हैं वो बहुत डिफिकल्ट है। हमको लगता है हाँ, ब्रिटेन में काम चल रहा है, इंडिया में काम चल रहा है, यूएस में काम चल रहा है, बहुत जल्दी वैक्सीन आने वाली है, लेकिन इतना आसान नहीं है वैक्सीन डेवलप करना। वैक्सीन को डेवलप करने में भी बहुत मेहनत लगती है, उसके साइड इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं, उसकी सेफ्टी देखनी पड़ती है, उसको इतनी लार्ज क्वांटिटी में बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक रीजनेबल अमाउंट में रहना चाहिए ताकि सब जनों तक वो वैक्सीन पहुंच पाए। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो रियलिस्टिकली मैं बोलूं आपको, तो वैक्सीन अभी बहुत दूर है, अभी इतनी पास नहीं है। ये कोरोना अब हमारी लाइफ का हिस्सा बनने वाला है। वैक्सीन आप मान के चलें 6 महीने साल भर मिनिमम इतना टाइम तो लगेगा, साल भर से पहले कोई वैक्सीन आने वाली नहीं है। तो हमें इस वायरस से लड़ने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, हमारा जो इम्यूनिटी है उसको हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वैक्सीन की जो स्टेजेस होती हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये भी बहुत टिपिकल होते हैं। इसमें फेज 1 में क्या होता है, 10 से 15 जनों पे टेस्ट किया जाता है। उसमें एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ जो कोरोना वायरस का मान लो जीन है या उसका कोई प्रोटीन है, वो लेके हमारे शरीर में डाला जाएगा और वो देखा जाएगा फ्यू मंथ्स, इवन फ्यू ईयर्स, कि वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में उसकी एफिकेसी, उसकी साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। इसमें भी क्या है, हम जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी एक एग्जांपल है कि डेंगू की एक वैक्सीन फिलीपींस में बनी थी 2016 में। 2016 में एक वैक्सीन, एक कंपनी है वहाँ पे, सैनोफी पैस्चर, उन्होंने डेवलप करी थी और उन्होंने फिलीपींस में करीबन 8000 बच्चों को वो वैक्सीन लगाई थी। अच्छा, जो वो वैक्सीन लगाई बच्चों के, वो उस समय तो संक्रमित थे नहीं डेंगू से, लेकिन वो वैक्सीन के कारण 600 बच्चों की मौत हो गई। और आज भी उस देश में सैनोफी पैस्चर पे केस चल रहे हैं, मर्डर के चार्जेस चल रहे हैं। तो वैक्सीन भी एक ऐसी चीज है जिसको हम जल्दी से रिलीज नहीं कर सकते। उसकी एफिकेसी, उसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने पड़ेंगे कि क्या वो एक्चुअली काम करेगी, और काम करेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो
जो नॉर्मल इंसान है उसके अंदर इतना ज्यादा संक्रमण कर दे कि वो उससे ही ट्रबल्ड होकर एक्सपायर हो जाए। तो वैक्सीन अभी बहुत दूर है, वैक्सीन के बारे में अभी नहीं सोचना है, हमें हमारे को ही इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम इस वायरस से लड़ सकें। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी जो कोरोना वायरस है ये न्यूजीलैंड में इसका जो लास्ट केस था जो एक्टिव से नॉन एक्टिव हो गया है वो 8 जून को नॉन एक्टिव हो गया है। वहाँ पे लास्ट 2 हफ्ते से कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है और अब उन्होंने जो अपने लॉकडाउन है उनको बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पे ले आए हैं। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी नहीं है, वहाँ मास्क पहनना कंपलसरी नहीं है। तो न्यूजीलैंड जो है ये एक हम सबके लिए एक होप है और उम्मीद है कि हम सब लोग न्यूजीलैंड से एक एग्जाम्पल लेंगे कैसे उन्होंने लॉकडाउन का 5 वीक स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो किया। जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी थी उसके अकॉर्डिंग वो लोग चले। 4 हफ्ते से पहले उनके कोई भी रेस्टोरेंट से टेक अवे भी अलाउड नहीं थे, उन लोगों ने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया। लोग जो है वो फ्रीली सड़क पे नहीं घूम रहे थे तो वो उन्होंने फॉलो किया। तो ये सब चीजें हम लोग भी सीख सकते हैं, अदर जो कंट्रीज हैं वो भी सीख सकती हैं। और मुझे उम्मीद है जैसे न्यूजीलैंड ने अब कोरोना फ्री हो गया है वैसे ही आने वाले कुछ समय में हम लोग भी कोरोना फ्री होंगे। जल्दी हमें भी एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और हम इस वायरस को ब्रेक कर पाएंगे, इस पे विजय हासिल कर पाएंगे। होपफुली ये जो सेशन रहा होगा ये आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मैं बिलाल एंड बिलाल की टीम को बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि उन लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों से मिल पाया और आप लोगों को इस हर्ड इम्यूनिटी टर्म के बारे में थोड़ा बता पाया। होपफुली आप लोगों ने भी इससे सीखा होगा और आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जो ये हमारा फेसबुक पे लिंक है और जो मेरा भी फेसबुक प्रोफाइल है उस पर आप अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मैं मॉडल टाउन में मालवीय नगर में मेरा क्लिनिक है। आप लोगों को कभी कोई दिक्कत हो, कभी भी किसी प्रकार की इश्यूज हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा मेरे प्रोफाइल पे। और मैं चाहूँगा कि हम लोग सब यूनाइटेड रहें और अपना जो भी गवर्नमेंट का अथॉरिटीज़ का जो भी हम लोगों को हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन लोगों ने जो भी हम पे हमको अथॉरिटीज़ ने बोल रखा है वो हम फॉलो करें और धीरे धीरे हम डेफिनेटली इस कोरोना से विजय पा पाएंगे। So thank you once again for all of you to joining this session and hopefully हम जल्दी वापस मिलेंगे। Thank you. नमस्ते।